हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस YouTube चैनल के जरिए आप लोगों का जो प्यार, जो स्नेह मुझे मिल रहा है, उस स्नेह और उस प्यार के लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, भगवान से मैं ऐसी कामना करता हूं और घर पर सुरक्षित रहकर आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छा बना रहे होंगे। और एक बात मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो के पहले बताई थी कि आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं, अपनी हैंडराइटिंग के आपको नोट्स बनाने हैं और जितने अच्छे नोट्स आप बनाएंगे आपकी स्टडी उतनी ही शानदार बनती चली जाएगी। तो मैं वापस लेकर के चलता हूँ आपको अपने टॉपिक तंत्रिका तंत्र पर। तंत्रिका तंत्र के 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप उनको समझ पाए होंगे। पहले टॉपिक के अंदर अंतर्गत अपने तंत्रिका तंत्र की बेसिक जो जानकारी थी वो पढ़ी थी, और दूसरे के अंतर्गत अपने पूरा ब्रेन है उसको डिवाइड करके उसके प्रत्येक ऑर्गन्स के जो फंक्शन है उनको अपने क्लियर कर लिया था। आज अपन लेकर के चलते हैं तंत्रिका तंत्र में जो CNS का दूसरा पार्ट था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक मस्तिष्क था और दूसरा मेरुरज्जु। आज मैं बात करता हूँ मेरुरज्जु की। तो दोस्तों, मेरुरज्जु क्या है और मेरुरज्जु कहाँ स्थित होता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। मेरुरज्जु को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो ये कहाँ स्थित होता है, तो ध्यान देना। ब्रेन का जो लास्ट पार्ट अपने पढ़ा था वो था दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। उस मेडुला ओब्लांगेटा के वर्क के लिए बात करूं तो अनिश्चित क्रियाओं पर क्या करा था? नियंत्रण करा था। ये मेडुला ओब्लांगेटा ब्रेन का लास्ट पार्ट है जो करोटी का महारंध्र है जिसका नाम है फोरामेन मैग्नम। याद रखना, मैं आपको 2 महारंध्र बताऊंगा। एक महारंध्र आएगा अपना हार्ट में जिसको फोरामेन ओवेलिस के नाम से अपन जानेंगे, और ये दूसरा जो महारंध्र वो है फोरामेन मैग्नम। तो करोटी पीछे वाला भाग अपना, तो मेडुला ओब्लांगेटा करोटी के महारंध्र इस फोरामेन मैग्नम से निकलकर एक खोखली बेलनाकार संरचना का निर्माण करता है, और इस खोखली बेलनाकार संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सर उसे कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहते हैं दोस्तों? मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के अंतिम भाग मेडुला ओब्लांगेटा का जो पार्ट है वो फोरामेन मैग्नम से निकलकर खोखली बेलनाकार संरचना का निर्माण करता है जिसको मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। याद रखना दोस्तों, मेरुरज्जु 45 सेंटीमीटर लंबी नलिकानुमा संरचना है। 45 सेंटीमीटर लंबी नलिकानुमा संरचना है जो कहाँ स्थित होती है? कशेरुक दंड के न्यूरल कैनाल में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? कशेरुक दंड के न्यूरल कैनाल में स्थित होती है। तो कितने सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर है? 45 सेंटीमीटर। कहाँ स्थित है दोस्तों? कशेरुक दंड के न्यूरल कैनाल में स्थित है। जो आपका कशेरुक दंड पीछे है उसकी न्यूरल कैनाल के अंतर्गत स्थित होती है। यदि इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन होता है दोस्तों 35 ग्राम। कितने ग्राम? 35 ग्राम। अब अपन इसकी बात करें तो जिस प्रकार मस्तिष्क के चारों 3 प्रकार की जो झिल्लियां मैंने आपको बताई थी, DAP, D फॉर ड्यूरामेटर, A फॉर एरेक्नोइड, P फॉर पायोमेटर। तो ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायोमेटर सेम टू सेम जो झिल्लियां होती हैं वो अपने मेरुरज्जु के चारों ओर भी उपस्थित होती हैं। और जिस प्रकार से मस्तिष्क की DAP झिल्लियों के बीच जो सीएसएफ भरा हुआ था, सीएसएफ मतलब प्रमस्तिष्क मेरु द्रव जिसको अपन ने नाम दिया था, या फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, दोनों नाम आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। हिंदी की बात करें तो प्रमस्तिष्क मेरु द्रव और अंग्रेजी की बात करें तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सीएसएफ इन DAP झिल्लियों के बीच भरा रहता है। ब्रेन की बात करूं तो ये ब्रेन की बाहरी आघातों से सुरक्षा कर रहा था, और आज ये किसकी सुरक्षा कर रहा है दोस्तों? ये आपके मेरुरज्जु की बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। फिर अपन बात करें तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की जो वर्क है वो क्या है, क्या काम संपन्न करता है? तो ध्यान से सुनना, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रतिवृत्ति क्रियाओं का
संचालन करता है और इन सारी की सारी क्रियाओं पर क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण करता है। सर ये प्रतिवृत्ति क्रियाएं क्या होती है, तो एक टॉपिक चलेगा अपना, इसी टॉपिक का पार्ट है छोटा सा, वहां पर आपको मैं बता दूंगा रेफ्लेक्स एक्शन प्रतिवृत्ति क्रियाएं क्या होती हैं। फिलहाल आपको इसका वर्ग याद रखना है। तो प्रतिवृत्ति क्रियाओं का संचालन और प्रतिवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा संपन्न होता है, मेरुरज्जु के द्वारा। इसके अलावा अपन बात करें तो यह मेरुरज्जु मस्तिष्क और अंगों के बीच क्या करता है, सेतु का काम करता है। मस्तिष्क और अंगों के बीच सेतु का कार्य संपन्न करता है। सेतु आपको पता है दोस्तों क्या होता है, पुल होता है, ब्रिज होता है, जो दो स्थानों को आपस में जोड़ने का काम संपन्न करता है। तो मस्तिष्क और अंगों के बीच सेतु का काम कौन कर रहा है, मेरुरज्जु कर रहा है। इसके अलावा प्रतिवृत्ति क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण भी किसके जरिए होता है, तो मेरुरज्जु के जरिए होता है। तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। मेरुरज्जु का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क का जो अंतिम भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो एक करोटी के महारंध्र फोरामेन मैग्नम से निकलकर के खोखली बेलनाकार संरचना का निर्माण करता है। और खोखली बेलनाकार संरचना को किस नाम से जानते हैं, मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। कितने सेंटीमीटर लंबी नलिका है, 45 सेंटीमीटर। कहाँ स्थित होता है, कशेरुकदंड के न्यूरल कैनाल में स्थित है। तो आपका मेरुरज्जु कहाँ स्थित है, कशेरुकदंड के न्यूरल कैनाल में। वजन की बात करें तो इसका वजन होता है 35 ग्राम। और डीएपी झिल्लियां जो मस्तिष्क के चारों ओर थी, सेम टू सेम वो की वो डीएपी झिल्लियां स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर भी उपस्थित होती हैं। और इन डीएपी झिल्लियों के बीच में कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, जो मेरुरज्जु की भारी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करने का काम संपन्न करता है। कार्य की बात करें तो प्रतिवृत्ति क्रियाओं का संचालन करता है, नियंत्रण करता है। इसके अलावा मस्तिष्क और अंगों के बीच सेतु का काम संपन्न करता है। ये दोस्तों आपके सीएनएस का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं, और वो है आपका पीएनएस। और पीएनएस की बात करें तो इसे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में अपन क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनते जाना। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों अपना वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे किस नाम से जानते हैं, पीएनएस कहते हैं। सीएनएस का मतलब था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अपन दो तंत्रिकाओं को शामिल करते हैं। नंबर 1 कपालीय तंत्रिका और नंबर 2 थी दोस्तों मेरु तंत्रिका। तो कपालीय तंत्रिकाएं सर कहां से निकलती हैं, तो कपालीय तंत्रिकाएं तो निकलती है दोस्तों कपाल से। कहां से निकलती हैं, कपाल से। और मेरु तंत्रिकाएं कहां से निकलती हैं, मेरुरज्जु से। कहां से निकलेंगी, मेरुरज्जु से। बात करें इनकी संख्या की तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। और ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट ईयर के आरआरबी के पेपर में आपसे पूछा जा चुका है कि मनुष्य के अंदर कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, 12 जोड़ी। और फिर इनकी बात करें तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है दोस्तों 31 जोड़ी। जोड़ी का मतलब एक जोड़ी में कितनी तंत्रिकाएं हैं, 2। कभी कभार आपसे वो संख्या भी पूछ सकता है कि मानव में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। तो वहां पर आपको ऑप्शन में यदि 12 मिल जाए तो उसको आपको राइट क्लिक नहीं करना है, आपको 24 वाला ऑप्शन राइट क्लिक करना है। कि आपको 12 जोड़ी देता है तब आप 12 जोड़ी वाले ऑप्शन को राइट क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। नंबर 1 आती है संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। दूसरी आती है दोस्तों प्रेरक या चालक तंत्रिका, प्रेरक या चालक तंत्रिका। और तीसरी जो तंत्रिका है दोस्तों वो है मिश्रित तंत्रिका। तो कितनी तंत्रिकाओं की अपन बात कर रहे हैं, 3 प्रकार की तंत्रिकाओं की अपन बात कर रहे हैं, प्रेरक तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका और मिश्रित तंत्रिका। यदि मैं बात करूं संवेदी तंत्रिकाओं की तो ये बनी हुई होती है दोस्तों संवेदी तंतुओं से। किनसे बनी होती है, संवेदी तंतुओं से बनी हुई होती है। सॉरी, प्रेरक या चालक तंत्रिकाओं की बात करें तो ये चालक तंतुओं से बनी होती है। किनसे बनी होती है,
चालक तंतुओं से बनी हुई होती हैं। और मिश्रित तंत्रिकाओं की बात करें तो दोस्तों ये संवेदी एवं चालक दोनों प्रकार के तंतुओं से निर्मित होती हैं। तो एक एक पॉइंट तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। संवेदी तंत्रिकाएं संवेदी तंतुओं से बनी होती हैं, प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं चालक तंतुओं से बनी होती हैं, और मिश्रित तंत्रिकाएं संवेदी एवं चालक दोनों प्रकार के तंतुओं से बनी हुई संरचना होती है। फिर अपन बात करें तो संवेदी तंत्रिका क्या काम संपन्न करती है। तो संवेदी तंत्रिका क्या काम संपन्न करती है दोस्तों, आपके शरीर के जो ग्राही अंग हैं, आप ग्राही अंग की बात करें तो जैसे मान लो कि मेरी उंगली में कांटा चुभ गया, तो कांटा जहां पर चुभा है वो अपने शरीर का ग्राही अंग है, मतलब ऐसा अंग जिसको कोई उद्दीपन प्राप्त होता है, कोई आवेग प्राप्त होता है, तो जो सूचना उद्दीपन प्राप्त करने वाला जो अंग होता है उसको अपन कौन सा अंग कहते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं, उसको ग्राही अंग के नाम से जानते हैं। तो ग्राही अंग से दोस्तों सूचनाओं को कहाँ लेकर के जाना, सीएनएस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं संवेदी तंत्रिका। जैसे मान लो यहाँ कांटा चुभा और ये सूचना कहाँ गई, सीएनएस में गई है, तो ध्यान से सुनना, ग्राही अंग से सूचनाओं को सीएनएस तक ले जाने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं संवेदी तंत्रिका। अब प्रेरक या चालक तंत्रिकाओं का काम इनका ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ध्यान देना, सीएनएस से सूचनाओं को ग्राही अंग तक लाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उन तंत्रिकाओं को कहा जाता है प्रेरक या चालक तंत्रिका। और मिश्रित तंत्रिकाओं की बात करूं तो मिश्रित का मतलब क्या है, मिक्स है। जैसा कि आपको पता चल चुका है ये संवेदी और चालक दोनों तंतुओं से मिलकर के बनी होती हैं, तो इनका काम क्या होगा दोस्तों, ऊपर वाले जो दोनों काम मैंने आपको बताए हैं वो इनका काम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है ग्राही अंग से सूचनाओं को सीएनएस तक ले जाना और सीएनएस से सूचनाओं को ग्राही अंग तक ले जाने का जो काम है वो किनका है, तो वो आपकी मिश्रित तंत्रिकाओं का है। तो मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ इसको, ग्राही अंग से सूचनाओं को कहाँ लेकर के जाना, सीएनएस में, और सीएनएस से सूचनाओं को कहाँ लेकर के आना दोस्तों, तो ग्राही अंग में। तो ये किनका काम हो गया, आपकी मिश्रित तंत्रिकाओं का काम हो गया। तो ये तीनों प्रकार की तंत्रिकाएं आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। संवेदी तंत्रिका संवेदी तंतुओं से बनी है जो सूचनाओं को ग्राही अंग से सीएनएस तक लेकर के जाती हैं। प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं चालक तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं जो सीएनएस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाओं को ग्राही अंग तक लेकर के जाती है। और मिश्रित तंत्रिका की बात करें तो ये संवेदी और चालक तंतुओं से मिलकर बनी होती है जो ग्राही अंग से सूचनाओं को सीएनएस में लेकर के जाती हैं और सीएनएस से सूचनाओं को ग्राही अंग में लाने का कार्य संपन्न करती हैं। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है वो है लास्ट तंत्र है आपका, और उसका नाम क्या है दोस्तों, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को अपन ने नाम दिया था एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ध्यान से सुनना, इसके भी 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो तीसरा जो पॉइंट आ रहा है आपका वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है दोस्तों एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की अपन बात करें तो याद रखना दोस्तों, ये पहला जो इसका इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, ये होमियोस्टेटिस की क्रिया को बनाए रखता है, होमियोस्टेटिस। और होमियोस्टेटिस को हिंदी में कहा जाता है समस्थापन। अब ये नई टर्म आप लोगों के लिए, तो होमियोस्टेटिस क्या है, शरीर के आंतरिक वातावरण को बैलेंस बनाए रखने की क्रिया, शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है दोस्तों होमियोस्टेटिस। ध्यान देना, ये टर्म आप लोगों के सामने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आएगी, उत्सर्जन तंत्र में भी मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो होमियोस्टेटिस पर कंट्रोल कौन करता है, तो वो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। और होमियोस्टेटिस
या समस्थापन का मतलब क्या है दोस्तों? शरीर के आंतरिक वातावरण को बैलेंस बनाए रखने की क्रिया क्या कहलाती है? समस्थापन कहलाती है, होम्योस्टेसिस कहलाती है। और ये होम्योस्टेसिस शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वाल्टर केनन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? वाल्टर केनन ने दिया था। यदि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के खोजकर्ता लेंगली को माना गया है। याद रखना, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? लेंगली है। इसके अलावा अपन बात करें तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वयं नियंत्रित संस्थान है, मतलब ये अपने आप पर खुद ही क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल करता है। अपने आप पर खुद ही क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये आपका स्वयं नियंत्रित संस्थान है और खोजकर्ता कौन है इसके? लेंगली है। तो इसके अलावा देखो अपन बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, तो एक विशेष पॉइंट आपको याद रखना है, समस्त प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है प्यारे साथियों? तो यह अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण भी करता है। अपने शरीर के अंदर समस्त प्रकार की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सभी पर कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? तो वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। याद रखना, ब्रेन का कोई पार्ट यदि आपसे पूछा जाता है तो ब्रेन में मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट है जो अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। तंत्रिका तंत्र का यदि पार्ट पूछा जाता है तो वो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये किसको बनाए रखता है? होम्योस्टेसिस, समस्थापन को बनाए रखता है। और समस्थापन का मतलब है शरीर के आंतरिक वातावरण को बैलेंस बनाए रखने की क्रिया समस्थापन कहलाती है। होम्योस्टेसिस शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वाल्टर केनन ने दिया था। खोजकर्ता कौन है? लेंगली है। और लेंगली ने इनकी खोज की थी दोस्तों 1921 में। लेंगली नामक वैज्ञानिक ने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज कब की थी? 1921 में। स्वयं नियंत्रित संस्थान है। स्वयं नियंत्रित का मतलब सेल्फ कंट्रोल है, अपने आप पर कंट्रोल खुद करता है और समस्त प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का काम संपन्न करता है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उसके अंतर्गत भी अपन दो तंत्रिकाएं पढ़ते हैं। दो तंत्रिका बोल सकते हैं, दो तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों उसके भी कितने पार्ट मैंने आपको बताए थे? तो सर आपने इसके दो पार्ट बताए थे। नंबर 1 बताया था अनुकंपी तंत्रिका और दूसरा बताया था प्यारे दोस्तों परानुकंपी तंत्रिका। एक अनुकंपी तंत्रिका है और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका है। एक विशेष पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है इसे कहा जाता है दोस्तों दुख का साथी, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है सुख का साथी। अब इसको सुख का साथी क्यों कहते हैं, इसको दुख का साथी क्यों कहा जाता है? तो ध्यान देना, जब विकट काल की परिस्थिति आती है, आपातकालीन घड़ी जब अपने सामने आती है तो आपातकालीन घड़ी के अंदर आपको पता है आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन दर बढ़ जाती है। तो विशेष पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हृदय धड़कन दर और श्वसन दर कब की बात कर रहा हूं? आपातकालीन परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। तो आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर ये श्वसन दर और हृदय की धड़कन दर को नियंत्रित करता है, इसलिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है दुख का साथी। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सुख का साथी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अपन लोग विश्राम अवस्था में होते हैं, जब अपन लोग रेस्ट कर रहे हैं तो विश्राम अवस्था के अंदर विश्रामावस्था में यह एक्टिव होकर के अपन को क्या प्रोवाइड करवाता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो ध्यान देना, विश्राम अवस्था अपन कब करें? जब रेस्ट करें। तो रेस्ट का मतलब क्या? अपन सुख है, सुखी अवस्था में अपन लोग, जबकि आपातकालीन परिस्थिति के अंदर यह आपके शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करता है और उत्तेजना के साथ साथ अपन को एनर्जेटिक भी बनाता है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को दुख का साथी कहा जाता है क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में
विकट काल की घड़ियों के अंदर यह उत्तेजना उत्पन्न करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है और हृदय धड़कन दर और श्वसन दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को दुख का साथी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्राम अवस्था में अपने शरीर के अंदर अपन को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम संपन्न करता है। इसके अलावा अपन बात करें तो जितनी भी अपनी पाचन ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां हैं, ये जो आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो जठर ग्रंथियां और पाचन ग्रंथियों पर भी कंट्रोल करता है। जठर ग्रंथि पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उन सभी पर कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये दोस्तों आपका नर्वस सिस्टम CNS, PNS, ANS कंप्लीट होता है। अब आपका एक विशेष पॉइंट बचता है जहां से भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपका रेफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवृत्ति क्रिया। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, रेफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है। प्रतिवृत्ति क्रिया, रेफ्लेक्स एक्शन, तो प्रतिवृत्ति क्रिया रेफ्लेक्स एक्शन की यदि अपन बात करें तो ध्यान देना, प्रतिवृत्ति क्रियाओं की यदि बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ये अचानक संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं हैं? अचानक संपन्न होती है। अब वो शरीर के अंदर भी हो सकती है, बाहर से भी आपको कोई उद्दीपन प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर बाहरी उद्दीपन या आंतरिक अंगों की वजह से शरीर के अंदर जो अचानक क्रियाएं उत्पन्न होती है उन सारी की सारी क्रियाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहलाती है आपकी प्रतिवृत्ति क्रिया या रेफ्लेक्स एक्शन। और आपको मैं बता चुका हूं इन सारी की सारी क्रियाओं पर कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, मेरु रज्जु करता है। मेरु रज्जु इस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। मतलब इन सारी की सारी क्रियाओं पर कंट्रोल करने का काम किसका है, मेरु रज्जु का होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रतिवृत्ति क्रियाओं का अवलोकन, अवलोकन का मतलब है पता लगाना, देखना। अवलोकन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, मार्शल होल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये नाम भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। प्रतिवृत्ति क्रियाओं का सबसे पहले अवलोकन किस वैज्ञानिक ने किया था, मार्शल होल ने। अब मैं देखो प्रतिवृत्ति क्रियाओं के एग्जाम्पल की बात करता हूँ और ये एग्जाम्पल बहुत सटीक अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो एग्जाम्पल की अपन बात करें दोस्तों, बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यदि आप रास्ते चल रहे हैं, रास्ते चलते और आप कोई गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे, आपके पैर में अचानक कोई कांटा चुभ गया और अचानक कांटा चुभते ही आप उछल करके पड़ते रहे ऐसे, इसका मतलब क्या है, आपको पहले से थोड़ी पता था कि आपके कांटा चुभेगा, कांटा लगा, हाय लगा, है ना। तो ध्यान से सुना इस बात को। अचानक जितनी भी क्रियाएं संपन्न होंगी वो सारी प्रतिवृत्ति क्रियाओं के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अचानक पैर में कांटा चुभ गया आपके, अचानक कोई गर्म वस्तु आपके हाथ के स्पर्श हो गई, या फिर देर रात्रि के अंदर या फिर रात्रि के अंदर आप सुनसान सड़क पे चल रहे हैं, अंधेरी रात में चल रहे हैं, सामने से कोई तेज फोकस वाली गाड़ी आती है तो उसकी फोकस आपकी आंखों पर जैसे गिरती है तो आपके नेत्र कुछ टिमटिमाने से लगते हैं, चकाचौंध पैदा हो जाती है। इसके अलावा अचानक से आप तेज शोर सुनते हैं तो आपका मुख कैसा रह जाता है, खुला का खुला रह जाता है। जैसे मैं आपको 2-3 अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो आपके पड़ोस में कोई बूढ़े दादाजी हैं, वो एक्सपायर होने के कगार पे हैं कि वो आज गया कल गया, और देर शाम को आप लोग सारे घर वाले एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं और अचानक से आपको वो तेज शोर सुनता है तो आप क्या बोलते हो, आले मम्मी वो दादो तो गयो। इसका मतलब क्या है, आपने वो शोर अचानक सुना है तो ये कौन सी क्रिया है, प्रतिवृत्ति क्रिया है। ऐसे मान लो कि आप छत पे टहल रहे हैं और सामने कोई पड़ोसी का कोई छोटा बच्चा था जो छत पे खेल रहा था, अचानक वो गिर गया और आपकी नजर उसके ऊपर गई तो आप तुरंत बोलते हैं आले मम्मी वो पड़ गो। तो इसका मतलब ये सारी क्रियाएं कौन सी हैं, अचानक संपन्न होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन सारी की सारी क्रियाओं के अंदर अपन सोचते समझते बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इन क्रियाओं पर कंट्रोल मेरु रज्जु करता है, जबकि सोचने समझने की जो पावर है वो अपनी किसकी है, ब्रेन की है। तो याद रखना प्रतिवृत्ति क्रियाएं सारी की सारी कैसे होती हैं, अचानक से संपन्न होती हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रतिवृत्ति क्रियाओं की एग्जाम्पल की, टाइप की। तो प्रतिवृत्ति क्रियाएं दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रतिवृत्ति क्रिया होती है प्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रिया,
पहली आती है दोस्तों प्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रिया। प्रतिवृत्ति क्रिया कंडीशनल रेफ्लेक्स एक्शन। तो ध्यान से सुना, मैंने एक नाम लिखा है कंडीशनल। इसका मतलब ये कंडीशन पर डिपेंडेंट होती है, परिस्थिति पर डिपेंडेंट होती है। किस प्रकार से डिपेंडेंट होती है देखो बात करते हैं। तो प्रतिबंधित जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको अपन कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस के नाम से जानते हैं। याद रखना दोस्तों, इन क्रियाओं को सीखने के लिए पूर्व अनुभव की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव की क्या होती है दोस्तों? आवश्यकता होती है। मतलब आपको पहले का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपको कोई गाना गाना है तो आप अचानक से तो किसी स्टेज पे जाकर के गाना गा नहीं सकते। आपको इसके लिए पहले बंद कमरे में या फिर और कहीं रजाई के अंदर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के आप स्टेज पर जाकर के वो गाना नहीं गा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो जाएगी। तो इन क्रियाओं को सीखने के लिए पूर्व अनुभव की आवश्यकता है। जैसे आपने पहले लिखना स्टार्ट किया था, तो क्या आपने जिस दिन पेंसिल को पकड़ा था उस दिन से लिखना स्टार्ट कर दिया? घर वाले बहुत बार बोलते थे बेटा कैसे लिखा जाता है, तो इसको बार बार इसके ऊपर ऐसे ऐसे पेंसिल को फिराते थे, तब जाकर के कह सीखने को मिला था। और आज अपन कह बिना सोचे समझे लिख देते हैं। तो इसका मतलब इन क्रियाओं को सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पूर्व अनुभव की आवश्यकता होती है। दूसरी पर बात करें तो ये क्रियाएं सीखते समय, जिस टाइम इन क्रियाओं को सीखा जाता है तो सीखते समय तो होती है दोस्तों ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा पर डिपेंडेंट करता है। जैसे मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है और मुझे साइकिल सीखनी है, तो ये मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है कि मैं साइकिल चलाना सीखूं या नहीं सीखूं। लेकिन याद रखना, सीखने के बाद, जैसे मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, तो सीखने के बाद ये क्रिया क्या हो जाती है दोस्तों? अनैच्छिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अनैच्छिक। मतलब फिर ये इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे मान लो कि मैंने अभी 10 दिन पहले साइकिल चलाना सीखा है और एक दिन मेरा दोस्त मेरे घर साइकिल लेकर के आता है, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी साइकिल को चलाना स्टार्ट कर देता हूं। तो याद रखना, सीखते समय ऐच्छिक होती है, सीखने के बाद अनैच्छिक बन जाती है। इसके अलावा ये क्रियाएं जन्मजात नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है दोस्तों? जन्मजात नहीं होती है। मतलब ये जन्म से कभी भी अपने साथ नहीं आती है। इन क्रियाओं को जन्म लेने के बाद हम लोग सीखते हैं। जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, चलना, साइकिल चलाना, तैरना, गाना गाना, स्विमिंग करना, ये सारी की सारी क्रियाएं कौन सी हैं? तो ये आपकी प्रतिवृत्ति क्रियाएं। कौन से प्रकार की? प्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रियाएं। और इन क्रियाओं पर सबसे अधिक जो अध्ययन किया गया है, प्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रियाओं पर सबसे अधिक जो अध्ययन किया था वो साइकोलॉजिस्ट इयान पावलोव ने किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? इयान पावलोव। याद रखना दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, वो सारे के सारे मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। तो प्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रियाओं का सबसे अधिक अध्ययन किसने किया था? इयान पावलोव ने किया था। यदि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे तैरना, नाचना, गाना गाना, ढोलक बजाना, साइकिल चलाना, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्रतिवृत्ति क्रियाओं के एग्जाम्पल माने गए। इसके अलावा अपन और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो कि आप कभी कभार जूतों के फीते बांधते हो, तो अपन एक बात भी करते रहते हैं दूसरे बंदे से, जूते के फीते भी बांध लेते हैं, होता है ना ऐसा। ऐसे ही आपकी क्लास के अंदर कोई टीचर आता है तो आप उनका वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हो। तो ये सारी की सारी क्रियाओं के एग्जाम्पल आपके प्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रियाओं के एग्जाम्पल माने गए हैं। दूसरी जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन आती है दोस्तों वो है अप्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रिया। अप्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रिया, और ये होती है दोस्तों अनकंडीशनल रेफ्लेक्स एक्शन। और यदि क्रियाओं की मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट आता है वो है इन क्रियाओं को सीखने के लिए कभी भी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है तो अपने एग्जाम्पल देख लेंगे भी। इसके अलावा ये सारी की सारी क्रियाएं क्या होती है दोस्तों?
जन्मजात होती हैं, मतलब जन्म से ही अपने साथ आती है, तो पूर्व अनुभव की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं इनको सीखने के लिए। और ये कैसी क्रियाएं हैं? जन्मजात क्रियाएं हैं। 2-3 अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पक्षियों में प्रवास। पक्षियों में प्रवास। जैसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको साइबेरियन क्रेन का। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया रशिया से चल करके अपने भारत में राजस्थान की भूमि पर ही क्यों आते हैं? अब किसी ने उसको बताया थोड़ी कि तेरे को ऐसे ऐसे उड़ना पड़ेगा तब आपका भारत आएगा, फिर भारत में राजस्थान आएगा, राजस्थान में फलाना गांव आएगा, वहां जाकर के तेरे को अंडे देने। तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। ये क्रिया इनके अंदर कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो पक्षियों में जो प्रवास है वो अप्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रियाओं का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा लैंगिक आकर्षण की क्रिया, आप सभी को पता है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, तो ये क्रिया कभी किसी को सिखाई नहीं जाती है। लैंगिक आकर्षण की जो क्रिया है वो जन्मजाति बच्चे के अंतर्गत अपने आप आती है। और तीसरा जो बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो है एक छोटे बच्चे के द्वारा एक पैर पर दूसरे पैर को रखकर, एक पैर पर दूसरे पैर को रखकर पैर को हिलाना। ये काफी बार आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा उसके हाथ में आप मोबाइल दे दो तो एक पैर को तो वो सीधा करेगा, दूसरे पैर को मोड़ करके और फिर उस टांग को हिलाता रहता है। तो इस क्रिया को आपने उसको कभी सिखाया थोड़ी था? नहीं ना। तो ये क्रियाएं कौन सी है दोस्तों? जन्मजात है, वंशागत होती है, जो अपने आप ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो दोस्तों ये था आपका नर्वस सिस्टम। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और जिस भी स्टूडेंट्स ने, जिस भी मेरे साथी भाई ने, जिस भी मेरा अजीज मित्र ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपको खामियां नजर आती हैं तो उन खामियों को आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मुझे जरूर उसका नोटिफिकेशन मिले और मैं आपके कमेंट का सही तरीके से जवाब दे पाऊँ। और साथ ही आप जितने कमेंट अच्छे डालेंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो स्टडी से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल करके कमेंट डाल सकते हैं ताकि मैं मेरी वीडियो को और अधिक अच्छा प्रखर बना सकूं। तो आप बने रहिए अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट के साथ। मैं आप लोगों का हॉटन दोस्त हरीश कुमार नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का वेलकम करता हूं। धन्यवाद।